नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूखी डाली एकांकी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। अस्क जी की जो एकांकियां हैं वे जनजीवन में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों और समाज की विसंगतियों पर बहुत ही गहरा व्यंग करती हैं। इनकी एकांकियों में हमें अंतर्द्वंद दिखाई देता है, तो समाज की विसंगतियों का बहुत ही सुंदर प्रभावी चित्रण हमें इनकी एकांकियों में दिखाई देता है। अस्क जी ने अपनी एकांकियों की भाषा शैली की ओर देखें तो बड़ी ही प्रभावित इनकी भाषा शैली रही है। सरल और छोटे वाक्यों का इन्होंने प्रयोग किया है और बहुत ही सटीकता से प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहने में ये समर्थ रहते हैं। आज हम एकांकी के बारे में बात करें। सूखी डाली जो एकांकी है वह परिवार से जुड़ी हुई एक एकांकी है, संयुक्त परिवार की स्थिति को स्पष्ट करने वाली एकांकी है। यहां एकांकीकार बताना चाहता है कि एक वृक्ष जो बहुत ही हरा भरा है, फल फूल रहा है, यदि उस वृक्ष की एक डाली को अलग कर दिया जाए तो वह डाली सूख जाती है। अर्थात एक संयुक्त परिवार में से यदि किसी व्यक्ति को अलग जीवन जीने के लिए रखा जाए या वह व्यक्ति स्वयं के आचरण से अलग होता है तो वह उस संयुक्त परिवार से अलग होकर बिल्कुल अपरिचित सा जीवन जीता है और वह उसका जीवन उसी सूखी डाली के समान दिखाई देता है। इसी बात को प्रदर्शित करती हुई कहानी है सूखी डाली। इसके पात्रों की ओर नजर डालते हैं। पुरुष पात्र में है दादाजी हैं, करमचंद है, परेश है। स्त्री पात्रों में बड़ी भाभी, मझली भाभी, छोटी भाभी, इंदु और बेला है। एक बार दोबारा देख लेते हैं पात्रों की ओर कि पुरुष पात्र में दादाजी हैं जो स्वयं पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे हुए रखे हैं। इनका नाम है मूलराज। इनके 3 बेटे थे, जिनमें से एक बेटा जो है वह स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते लड़ते शहीद हो गया और बचे हुए 2 बेटों के साथ और इनके पोतों के साथ इन्होंने दादाजी ने अपने व्यापार को जो इन्हें जमीन मिली थी सरकार की ओर से, उस जमीन को और मेहनत करके अपने 2 बेटों के साथ, पोतों के साथ बहुत ही आगे बढ़ाया। कारखानों में बदला, डेयरी का कार्य किया। बहुत बड़ा इनका उद्योग धंधा फैल रहा है और उस उद्योग धंधे को जिस प्रकार इन्होंने संभाला था उसी के साथ ही अपने पूरे परिवार को भी एक सूत्र में बांधे हुए हैं। एक बट वृक्ष की भांति ये बैठे हुए हैं और पूरे परिवार को हरा भरा रखे हुए हैं। दूसरी ओर स्त्री पात्रों की ओर देखें तो उनके 3 बेटे थे, तो उनकी 3 पत्नियां हैं, जिन्हें क्रम से हम बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी के नाम से जानते हैं। अब स्त्री पात्रों में 3 तो स्त्री पात्री हो गई, बड़ी भाभी, मझली भाभी और छोटी भाभी, और एक है इंदु और एक है बेला। अब ये कौन है? दादाजी हैं, इनका बेटा है करमचंद और इनका पोता है परेश। परेश जो है इनका पोता है और उसकी नियुक्ति अभी अभी तहसीलदार पे हुई है और तहसीलदार पे नियुक्त होकर वह इसी दादाजी के शहर में ही वह नियुक्त होकर आ गया है। इसके बाद दादाजी का जो सम्मान था उस शहर में और भी ज्यादा बढ़ चुका है। यहां स्त्री पात्रों में देखें तो जो छोटी भाभी है वह परेश की मां है, परेश की मां है और इंदु की मां है। बेला जो है, बेला कौन है? देखिए, परेश इनका पोता है दादाजी का और परेश का तहसीलदार में नियुक्त होने के बाद इसका जो विवाह है शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार की युक्ति बेला से किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, नए सोच की नारी है, युक्ति है। तो परेश का विवाह हो जाता है बेला से। और छोटी भाभी जो है उसके बारे में दोबारा बता दूं, यह बेला की सास है, इंदु की मां है और परेश की मां है। अब स्थितियां कहां से शुरू होती हैं? वो बिगड़ती हैं कि अब पूरा परिवार जो एक सूत्र में बंधा हुआ था, दादाजी ने पूरे परिवार को बहुत ही अच्छे प्रकार से, संस्कारों से, अपने आदर्श से अपने साथ जोड़ रखा था और उस समस्त जो पूरा परिवार है वह आदर्शी दादाजी के हर वचन का अनुकरण करता था, उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता था और उनसे ये अपेक्षा, जो दादाजी थे वे अपेक्षा करते थे कि पूरा परिवार जो है वो इसी प्रकार से हरा, खुशहाल और सदैव इसी प्रकार से एक सूत्र में बंधा रहे। समस्या यहां आरंभ होती है बेला के आने से। बेला जो है एक पढ़ी लिखी युवती है और वह अपने आप को इस परिवार में नहीं ढाल पाती है। आरंभ होता है कि जब इंदु को पता लगता है कि जो छोटी भाभी है बेला है
वह उसने आते ही सबसे पहले परिवार में हर चीज की जो वह तुलना है वह अपने मायके से करने लगती है कि भाई यहाँ की सारी चीजें पुरानी है, मेरे मायके में ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, यहाँ का रहन सहन अलग है, मेरा अलग है। वो हर चीज की तुलना अपने मायके से करने लगती है। इंदु इस बात को अपनी भाभियों से, अपनी माओ से कहती है कि भाई की जो नई भाभी आई है वो इस प्रकार से हर चीज की तुलना अपने मायके से करती है और उसे यहाँ पर रहना सहना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ वह कहती है कि हमारी जो पुरानी नौकरानी थी, जो वर्षों से यहाँ कार्य कर रही थी, उसे भी बेला ने कार्य से निकाल दिया है। यह कहकर निकाल दिया कि तुझे कार्य करना नहीं आता, तुझे हर चीज को कैसे सही रखना है, किस प्रकार से उसकी देखभाल करनी है, तुम्हें नहीं आता। वह नौकरानी आंगन में खड़ी खड़ी रो रही थी और वह यह प्रार्थना कर रही थी कि मैं जल्दी ही इस कार्य को सीख लूंगी। नई जो दीदी हैं, भाभी जी हैं, उनसे ये कहिए कि मुझे नौकरी से नहीं निकालें। अब सभी को इस बात का पता लगता है, सभी भाभियों को, सभी माओं को, तो वे बड़ी समझदारी से इसको संभालती हैं। वो कहती हैं कि अभी बेला जो है नई आई है, शायद उसे इस परिवार में ढलने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए उसे कुछ समय दिया जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन जो स्थिति है वो बिगड़ती ही चली जा रही है। बेला जो है वह अपने आप को इन सबसे बढ़कर मानती है। वह मानती है कि ये सारे जो है अशिक्षित हैं, पुरानी रीति परंपरा में जीने वाले हैं, पुराने ढंग से रहने वाले हैं, इन्हें नई रीति नई परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वो इन सबको एक तरह से गंवार मानकर इनके साथ व्यवहार करती है। अब जो स्त्रियों का जो पूरा वो समूह है वह हंसी खुशी अपना जीवन जी रहा था, बहुत मिलजुल कर सारे कार्य कर रहे थे। लेकिन अब उनके लिए चिंता का विषय बन गया कि बेला से क्या कहा जाए। इस विषय में सारी भाभियां, जो इसकी सास है वो भी इससे बातचीत करती है, थोड़ा समझाने का प्रयास करती है, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब स्थिति होती है कि यह बात जो है, ये जो परिवार में घट रही घटना है, इसके बारे में अभी दादाजी को कुछ पता नहीं होता है। अब धीरे धीरे ये बात दादाजी तक पहुंचती है। अब पहुंचती कैसे है कि करमचंद जो उनका बेटा है, एक दिन दादाजी के पैर दाबते हुए कहता है कि अब पिताजी, अब इस परिवार से शायद कोई अलग होने वाला है। जो दादाजी हैं बड़े चिंता में रहते हैं कि भाई मेरे इस बट वृक्ष से अलग होने वाला डाली, अलग होने वाला पत्ता कौन सा है, क्यों हो रहा है। तो वह बताता है करमचंद की भाई की जो नई बहू आई है उसे हमारा रहन सहन, हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है वह पसंद नहीं है। वह हर चीज की तुलना अपने मायके से, अपने परिवार से यहां पर करती है। यहां तक कि उसने नौकरानी को निकाल दिया। और करमचंद कहता है कि मैंने उसके लिए जो कुछ उपहार में लाए हुए कुछ चीजें थी उसे भी उसने अपने कमरे से निकाल दिया है, बाहर फेंक दिया है। पुराना जो हमारा फर्नीचर था उसे भी वह बाहर निकाल चुकी है। तो दादा मूलराज जी जो है बड़े ही चिंता में पड़ जाते हैं कि यह बड़ी चिंता का विषय है कि मैं किसी एक सामान्य एक ऐसी गलती के लिए अपने परिवार को विघटित नहीं होने दे सकता। इसलिए दादाजी ये निश्चय करते हैं, बहुत ही समझदारी से इस कार्य को निभाते हैं और सभी परिवार के लोगों को अपने कमरे में बुलाते हैं। सभी परिवार के लोग उनके कमरे में आते हैं और आकर दादाजी बड़ी ही समझदारी से उनसे कहते हैं कि देखो, अब तक हम सब बहुत ही खुशहाल और अच्छे ढंग से रहते हुए आए हैं और सब ने मेरी आज्ञा का पालन भी किया है, मुझे सम्मान भी दिया है और सब बहुत ही अच्छे प्रकार से अपने परिवार को संभालने में सबका योगदान भी रहा है। क्योंकि अब हमारे घर में एक नया पात्र आया है, नई बहू आई है और मैंने सुना है कि उसे हमारा रहन सहन या इस प्रकार का जो पुराना जो ढंग है वो पसंद नहीं है, उसे पुराना फर्नीचर पसंद नहीं है, पुराने रहने का जो जीवन स्तर है वो उसे पसंद नहीं है। तो हमारा यह दायित्व है कि हम उसका सहयोग करें और उसे अवसर दें कि वह अपने आप को इस परिवार में ढाल सके। इसलिए दादाजी कहते हैं, सभी से ये आदेश देते हैं कि अब ये मेरा आदेश है कि छोटी बहू को कोई भी परेशान नहीं करेगा, बेला को कोई परेशान नहीं करेगा, किसी कार्य के लिए कुछ नहीं कहेगा और उसे केवल पढ़ने का अवसर दिया जाएगा। दूसरी ओर कोई भी उसके साथ हंसी मजाक या कोई भी एक इस प्रकार से उसे देखकर हंसी का पात्र नहीं बनाएगा। विशेष रूप से इस बात को सभी से कहकर, आदेश के रूप में कहकर दादाजी कहते हैं कि यदि मेरी आज्ञा का किसी ने पालन नहीं किया तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। क्योंकि सारे घर वाले जो है दादाजी से अत्यंत प्रेम करते थे, उनका आदर करते थे, सम्मान करते थे, इसलिए सभी ने इस बात को माना और कहा कि जैसा दादाजी कहेंगे वैसा ही कार्य होगा। अब हमारी ओर से कोई शिकायत नहीं होगी।
अब बेला को या छोटी भाभी को कोई भी हमारी ओर से कोई कठिनाई नहीं होगी, उसे जितना पढ़ना है वो पढ़ सकती है, कोई कार्य नहीं करे तो कोई बात नहीं, जैसा वो चाहेगी वैसा इस घर में होगा। यही बात दादाजी चाहते थे कि वो कहते थे कि वो पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है, उसे अभी आने में आए हुए कम समय हुआ है, इसलिए उसे अवसर दिया जाए, उसे जैसा वो रहना चाहती है वैसा उसे रहने का मौका दिया जाए। इस बात को कहकर सभी अपने कार्यों में लग जाते हैं और दादाजी की मुलाकात होती है परेश से। परेश को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि देखो बेटा कि जो नहीं तुम्हारी पत्नी है उसे शायद ये पुराने जो फर्नीचर है या पुराना जो हमारा रहन सहन है ये पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए तुम बाजार जाकर उसके पसंद की चीजें उसे दिलाओ और जो वो चाहती है, जैसा वो चाहती है वैसा अपना जीवन स्तर रखो, ये मेरा तुम्हें आदेश है। परेश उनकी आज्ञा का पालन करता है, वो कहता है कि ठीक है दादाजी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। अब स्थितियां क्या होती है कि बेला जो है अब वह सारी जो स्त्री पात्र हैं वो सब आपस में हंसी मजाक में लगी रहती हैं, मिलजुल कर कार्य करती हैं, कपड़े धोना हो या अनाज का काम करना हो या कोई भी कार्य करना हो सभी मिलजुल कर कर लेती हैं। लेकिन अब स्थिति होती है कि बेला जो है वह जब जब इन स्त्रियों के पास आती है, इन बड़ी भाभियों के अपने सास के पास आती है, कहीं आती है, तो वह अब अपने आप को अपरिचित सा महसूस करती है, क्योंकि उसके आते ही सारे जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसे एक छोटा सा भी कार्य नहीं करने देते हैं बेला को, वो कहते हैं कि लाइए हम ये कार्य कर लेंगे, आप केवल पढ़िए। अब इस बात को देखकर बेला को थोड़ा सा अजीब सा अनुभव होता है कि भाई कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पहले तो ये मुझसे हर बात के लिए लड़ने को तैयार होती थी या मुझसे कुछ कहने के लिए तैयार होती थी, लेकिन अब मुझसे कोई कुछ भी नहीं कह रहा है और जैसा मैं चाहती हूं वैसा कुछ हो रहा है। कुछ समझाने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए जो भाभियां हैं, इनकी सास है, छोटी भाभी है, वह बेला के कमरे में जाती है। बेला बहुत आग्रह करती है बैठने के लिए, लेकिन जो बेला की सास है वो बैठने से मना कर देती है और कहती है भाई मुझे बहुत काम करना है, तुम्हें केवल पढ़ना है, यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। और विशेषकर इंदु से दादाजी कहते हैं कि इंदु जो है वह दादाजी की बहुत ही प्रिय पोती है और प्राइमरी तक पढ़ी हुई है, इन स्त्रियों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है बेला को छोड़कर। अब इंदु से विशेष कहा जाता है कि दादाजी के द्वारा कि तुम छोटी भाभी को बिल्कुल अपने वचनों से, अपने कार्यों से बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। तो इंदु जो है अब बेला के साथ बिल्कुल सामान्य से व्यवहार करती है। वह कहती है कि भाभी आप मुझे कपड़े दीजिए, आप ये मत करिए, ऐसा मत करिए, आपका कार्य मैं कर लूंगी, और वह इनको भाभी जी कहकर संबोधित करने लगती है। अब वह जो बेला है इस वातावरण को पचा नहीं पाती है, उसे बहुत अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है, कि अभी कुछ समय में ये लोग अलग थे और अब ये अलग हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात की चर्चा वह परेश से करती है कि भाई परिवार के जो लोग हैं वो मेरे साथ बड़ा ही अजनबी का सा व्यवहार कर रहे हैं। अब परेश इस बात को कहता है कि जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल नहीं हो रहा था तब तुम परेशान थी कि भाई इनका रहने का ढंग सही नहीं है, ये पता नहीं कैसे रहती हैं, लेकिन जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो रहा है तब तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है। तो ये बताओ, सबसे पहले मन में ये सोचो कि तुम क्या चाहते हो, क्या किस प्रकार का जीवन चाहती हो, कैसा परिवार चाहती हो। बेला इसी बात को सोचने में लग जाती है कि मैं चाहती क्या हूं, कि मैं ऐसे जीवन जीना नहीं चाहती कि जिसमें जब मैं जाती हूं भाभियों के पास, अपनी माओं के पास जाती हूं तो मुझे देखकर सब खड़ी हो जाती हैं, मेरे आने से पहले सब हंसती रहती है, लेकिन मुझे आते ही देखकर चुप हो जाती हैं। तो इस व्यवहार को वह सहन नहीं कर पाती है, उसे मन ही मन बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कर दिया है। इस परिवार का जो बिल्कुल सब हंसी खुशी और बहुत ही खुशहाल रूप में रहते थे उसे मैंने अब छिन्न भिन्न कर दिया है। अब बेला को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एक दिन नीचे उतर कर आती है और इंदु उसके हाथ में कुछ कपड़े हैं, उन कपड़ों को इंदु ले लेती है कि भाई कि भाभी जी आपको नहीं धोने हैं, ये मुझे धोने हैं। तो बेला कहती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो तुम। तो इंदु कहती है कि दादाजी का ये आदेश है कि तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो बेला को पता लगता है कि दादाजी ने ये कहा है, तो बेला जो है बड़ी ही दुखी होकर, पश्चाताप युक्त होकर दादाजी के पास जाकर इस बात को कहती है कि दादाजी कि आप मुझे अपने वृक्ष से, अपने वट वृक्ष से अलग मत कीजिए। अगर कोई वट वृक्ष से अगर कोई डाल अलग हो जाती है तो वह डाली कैसी हो जाती है, सूख जाती है, उसमें रस नहीं रहता है, उसके जीवन का जीने का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए आप मुझे कृपा करके मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए।
इस प्रकार से बेला को अपनी गलती का एहसास होता है और इंदु और बेला बड़े ही हंसी खुशी जाकर कपड़े धोने लगती हैं और परिवार में पुनः उसी हंसी खुशी और प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। वह जो सूखी डाली थी वह अब हरी भरी हो चुकी है, क्योंकि वह परिवार में अब वापस सम्मिलित हो चुकी है। इस प्रकार से इस एकांकी में हम देखें तो यहां अस्क जी ने संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित किया है कि संयुक्त परिवार का जो महत्व है वह सदैव रहता है। सब अपने अपना योगदान देते हैं, सब अपने संस्कारों को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार से यहां संयुक्त परिवार के महत्व की ओर यहां विशेष संदेश दिया गया है। अब इस एकांकी में पारिवारिक घटनाओं का हमारे सामने चित्रण होता है। परिवार कैसा होता है, पारिवारिक घटनाएं कैसी होती हैं, और परिवार में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कार्य करता है तो उसे समझाने का जो कार्य है वो मूलराज जी द्वारा, दादाजी द्वारा बहुत ही सराहनीय रूप से यहां पर किया गया है। तो इस प्रकार से यह एकांकी यहां समाप्त होती है और अस्क जी ने सूखी डाली के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमें संयुक्त परिवार की प्रथा को बनाए रखना है, पारिवारिक विसंगतियों को आपसी समझौते से दूर करना है, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसे समझाने का कार्य करना है, और साथ ही हमें अपने परिवार की प्रतिष्ठा और परिवार के सम्मान के लिए बड़ों का आदर करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इन कुछ घटनाओं के साथ ये एकांकी हमारी यहां समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम इस जो इसी क्रम में अगली एकांकी आएगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।